फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जिनका भी कल पेपर है आरआरबी ग्रुप डी का, उनके लिए हम जो है शाम में स्पेशल क्लास ला रहे हैं। और देखिए, कल वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, उनका तो जो है आप लोग को सुबह में भी क्लास होगा। और आज अभी देख लो जिनका पेपर कल होने जा रहा है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त कल एग्जाम हॉल में जाएंगे आरआरबी ग्रुप डी वाले, समझ लो कि आज आपके सामने ये पेपर 1 से लेके 100 तक के प्रश्नों को देख लो। और मुझे लगता है कि 100% आपको यहाँ पे सफलता मिलने वाला है, अगर आप पूरे के पूरे प्रश्नों को रट लेते हो तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को देखना है आपको, फटाफट से इसे देखते चलिएगा। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस का जो है सर्वोच्चतम सम्मान किस देश से मिला है? मैं फिर से कह रहा हूँ, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। और आप लोग जितने भी मेरे दोस्त हो जो क्लास को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, क्योंकि कल के लिए ये क्लास रामबाण होने वाला है। 100% है कि आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अ, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अभी आपको 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को करंट अफेयर, जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको है। फिर उसके बाद से साइंस है, फिर मैथ है, रीजनिंग है। तो आप क्लास को अंत तक देख लेना, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किस देश के बीच हुआ? बताइएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा। कृत्रिम बुद्धि और क्वांटम तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता जो है किस देश से हुआ है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा भारत और वियतनाम देश के बीच हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। आपको याद रखना है, कल ये प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में आना तय है, ठीक है। जितने भी प्रश्न करा रहे हैं ये किसी न किसी शिफ्ट में, फर्स्ट में पूछे, सेकंड में पूछे या थर्ड शिफ्ट में पूछे, पूछेगा जरूर। निम्नलिखित में से इन सीटू इन सी टू 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के बीच हुआ था? इन सीटू जो 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, ये किन देशों के बीच हुआ है, ये हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा भारत और थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सही उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है बायोफैच 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? बायोफैच 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को याद रखना है, जर्मनी में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। पूछेगा आप लोगों से कि भारत के पहले स्वदेशी क्षमता वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम जो है सूर्यास्त है, कितना किलोमीटर का है, ये हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर प्रश्न बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है 300 किलोमीटर, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुन रखा है उनका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 6 फरवरी 2026 को भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किस राज्य से किया? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 फरवरी 2026 को भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किस राज्य में किया? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने छठा। आप लोगों से ये पूछा जाएगा कल किसी न किसी शिफ्ट में, ये प्रश्न आना तय है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कल सुबह में 4 AM पे आपके लिए क्लास ला रहा हूँ, ठीक है। उस क्लास को भी आप एक बार ज़रूर देख लेना, जितने भी मेरे दोस्त हैं। कल वाला भी क्लास आपको 100% सिलेक्शन दिलाने वाला है, ठीक है। ये उड़ीसा आपको याद रखना है, चांदीपुर, ऑप्शन नंबर उड़ीसा में चांदीपुर से किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7।
12 फरवरी 2026 को इसरो ने भारतीय सैटेलाइट EOS-N1 को किससे लॉन्च किया था? बताइएगा। जो EOS-N1 है इसको किससे लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 पूछेगा आप लोगों के एग्जाम हॉल वाला, तो आपको बताना है यहाँ पे PSLV-C 62 ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 58वां ऑस्कर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है किताब किसने जीता? 58वां ऑस्कर जो पुरस्कार है 2026 में, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है किताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न स्टार लगा लो, ये 100% आपको एग्जाम हॉल में देखने वाले प्रश्न हैं, आएंगे ही आएंगे। तो जिन्हें बताया है माइकल बी जॉर्डन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल खिताब विजेता कौन रही? निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल खिताब विजेता कौन है? क्वेश्चन नंबर जो है 9। 9वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे एलेना रिबानिका एलेना रिबानिका आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मियामी ओपन 2026 में पुरुष एकल विजेता कौन बने? मियामी ओपन 2026 में पुरुष एकल विजेता कौन बने? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर जिन बताया कि जो है जैनिक सीनर, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जैनिक सीनर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर जो है 11। 28 फरवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? क्वेश्चन नंबर 11 ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका 161वां जयंती मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सिमोजी सिमोजी एल्क्विया बिरुद्धु शास्त्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ये जो है तमिलनाडु ने किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका 25 फरवरी 2026 को विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने है 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट उत्तर जिन्हें बताया एरावत एरावत आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। 14वां नंबर प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले को कौन सी जयंती मनाई गई? 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट उत्तर है 195 जयंती, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर आज है 15। भारत ने किस देश के पेशावरों के लिए जो है EB4 बिजनेस जो है वीज़ा लॉन्च किया है? EB4 बिजनेस वीज़ा जो है लॉन्च किया गया है, तो आपको बताना कि ये जो है चीन के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कहाँ का जो है शुभांकर क्या है? 2026 में आयोजित होने वाला पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभांकर क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है यहाँ पे मोरवीर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
कि जो है ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? जो होम बाउंड फिल्म है वो किस श्रेणी में आई है? तो आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के रूप में आया है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? गूगल ने अपना सबसे बड़ा एआई हार्डवेयर किस देश में खोला है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है ताइवान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 19। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ गेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे रोजर फेडरर, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जो है नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदारी देश के रूप में कौन सा देश शामिल है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है इटली, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा यहाँ पे जो है हम लोगों ने 20 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर के जो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब जो है हम लोग साइंस के प्रश्नों की ओर चलते हैं और पहला जो है यहाँ से अब साइंस का प्रश्न स्टार्ट होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि कल देखना जब एग्ज़ाम हॉल से आप लौटोगे तो इस क्लास का जो है एक एक प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है और एक सीट आपका पक्का होने वाला है। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका भी पेपर कल है वो सुबह के 4 AM वाली क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना। आप बेल आइकन दबा लो अभी, जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होने वाली है? यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होने वाली है? तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा है ये क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। यदि हम उसके वस्तु की चाल को दोगुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आरंभ में स्थित है? कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आरंभ में स्थित होती है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे आयरन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नहीं, अभिक्रियाशीलता में आना है तो पोटेशियम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, आयरन नहीं पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यूरी यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे राइबोसोम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ए मीटर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। ओजोन पृथ्वी को सूर्य के विकिरण से बचाता है। ओजोन पृथ्वी को सूर्य के विकिरण से बचाता है, बताइएगा कौन से विकिरण से बचाता है? तो ओजोन जो होता है ये जो है पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाता है। क्वेश्चन नंबर
25वें के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26, देखिएगा कि जो है पवन चक्की के ब्लेड निम्नलिखित में से किसके कारण घूर्णन करते हैं। पवन चक्की के ब्लेड निम्नलिखित में से किसके कारण घूर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको याद रखना है कि ये जो है आप लोगों के प्रकाश ऊर्जा के कारण घूर्णन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाओं के किस भाग में पहला विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल फ्री में हमारी टीम पीडीएफ प्रोवाइड करती है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको ये पीडीएफ डेली ही आपको जो है रिवीजन के लिए हम देते हैं। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जो है मैसेज कर लीजिए, ठीक है, मैसेज कर लीजिए और आरआरबी ग्रुप डी के जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आपको डेली क्लास का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। तंत्रिका कोशिका के किस भाग में पहला विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये जो है आपका ध्रुमिका में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है प्रिज्म के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन से बने स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि सबसे अधिक कौन सा रंग विचलित होता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग जो है बैगनी है और सबसे कम पूछेगा तो लाल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, ब्रह्मा ब्रह्मा निषेचन निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाया जाता है। ब्रह्मा निषेचन निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मछली। मछली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिसारी लेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिसारी लेंस है। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिसारी लेंस है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है जिन्होंने जो है ए को चुन रखा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कि जो है यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है लेकिन उसकी चाल स्थिर रहती है तो उसका तरंग दैर्घ्य। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ जाती है लेकिन उसकी चाल स्थिर रहती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य जो है आपको बताना है कि उसकी जो तरंगदैर्घ्य है ये जो है घट जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 32, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में उपकला कोशिकाओं में सिलिया होती है। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में उपकला सिलिकाओं में सिलिया होती है। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं श्वसन तंत्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पादप की पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं हो सकती हैं। निम्नलिखित में से किस पादप की पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बायो बायोफिल्म में हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34, न्यूरॉन में डेंड्राइट्स का प्राथमिक कार्य क्या है। न्यूरॉन में डेंड्राइट्स का जो है प्राथमिक कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अक्षतंतु से कोशिका काय तक संकेतों को प्रेषित करना बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है जे थॉमसन ने किस कण को जो है खोज की। जे थॉमसन ने किस कण को खोज की। क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है
तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बैटरी का प्रतीक है निम्नलिखित में से बैटरी का प्रतीक क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 36 जिन्होंने बताया है यहाँ पे एक साथ जुड़े हुए कई सेल, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊतक तंतुकाय में आच्छादित या रक्षी ऊतक होते हैं? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे उपकला ऊतक। उपकला ऊतक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक अम्लीय माध्यम में रंगहीन और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है? क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे फिनाल फथेलिक फिनॉल फथेलिन बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कह रहा है कि एक सीधी रेखा के अनुदिश गति के लिए वेग समय ग्राफ के अधीन क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे जो है वस्तु का कुल विस्थापन बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है नाभिक के अंदर की सघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं? नाभिक के अंदर की सघन संरचना जो राइबोसोम का निर्माण करती है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोगों को याद रखना कि उसे जो है हम लोग न्यूक्लियम कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन से कण हीलियम आयनों पर दोहरे आवेश दोहरे आवेशित होते हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त जो क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो भाई साहब लाइक शेयर कर दो, क्योंकि सुबह में 4 AM पर आपको एक स्पेशल क्लास हम ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर हम आपके लिए मेहनत डेली करते रहेंगे। तो जिन्हें पता है अल्फा कण उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी द्रव के वाष्पन दर में वृद्धि करेगी? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी द्रव के वाष्पन दर में वृद्धि करेगी? क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पवन चाल में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा घटक सर्किट आलेख में जिग जैग रेखा द्वारा दर्शाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक सर्किट आरेख में जिग जैग रेखा द्वारा दर्शाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा प्रतिरोधक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है आयन क्या है? आयन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है कि आयन जो है एक परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिसमें धनात्मक या ऋणात्मक आवेश हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक नहीं है तो देखिए सेकेंड तो ये है, किलोग्राम भी है, मीटर भी है, जूल नहीं होता है। ठीक है, ये जो है आपका मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने डी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है रीजनिंग का प्रश्न। अब जो है यहाँ से हम लोग रीजनिंग और मैथ पे आ चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने 1 से लेके और 45 तक के प्रश्न जो आपके साइंस और करेंट अफेयर के थे उसको कंप्लीट कर रखा है, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। और इससे इम्पोर्टेंट जो है अब आपके 55 क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग के पूछे जाएंगे, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन में एक सीट पक्का करने के लिए। ठीक है, और इसमें फुल नंबर मिलेंगे अगर आप क्लास को अच्छे तरीके से देख लेते हो तो। चलिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या जो है पांचवी संख्या से संबंधित है। देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके भी शिफ्ट में पूछे जाएंगे, स्टार लगा लेना। और
आप देखना, बहुत सिंपल तरीके से हम समझाएंगे आपको, केवल और केवल थोड़े से ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखना है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे 64 लिखा है, तो मुझे दिमाग में क्या आएगा, 64 भाई साहब, 64 मुझे पता चल गया 8 का वर्ग है। पर इसके बाद से संबंध बना है 812, 512। तो 512 जब हम दिमाग लगाने गए तो ये होता है 8 का क्यूब। मतलब एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब लिखा गया है। हम यहाँ पे भी आके एक बार ट्राई करते हैं। 225 15 का स्क्वायर, और ये जो है 3375 ये 15 का क्यूब लिखा गया। मतलब हमें क्लियर समझ में आ गया कि एक बार क्यूब और एक बार स्क्वायर और एक बार उसके बाद क्यूब किया गया है। अब ये तो क्लियर हो गया। अब देखो ये किसका जो है क्यूब होता है, 13 का वर्ग होता है 169। 13 का वर्ग है तो उसके आगे हम 13 का क्यूब जो है यहाँ पे कर देंगे। तो 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब कितना होता है, तो 2100 संतानवे बिल्कुल राइट उत्तर है आपका, ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा कि दिए गए पैटर्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या जो है हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताइएगा कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना है क्या होने वाला है। लॉजिकली अगर हम जाएंगे तो हमने देखा यहाँ पे 169, 121 ये संख्याएं वर्ग वाली हैं। ये संख्याएं किसका वर्ग है, 13 का भी मैंने बताया। ये संख्याएं 11 का वर्ग है। तो अब जब हम यहाँ पे थोड़े से लॉजिकली समझने की कोशिश किए तो 7 और 6 को प्लस कर लिया है, 7 6 13, और 13 का ही वर्ग लिखा गया है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 9 2 11, 11 का ही वर्ग यहाँ पे लिखा गया है। तो हम इनको जोड़ लेते हैं। तो 9 7 16, 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग 256। 256 बिल्कुल हमारा राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो, बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी हो जाएगा अगर आप थोड़े से ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को समझ लेते हो तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है आपको। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। अब ये जो है एनोलॉजी का प्रश्न है, बताइएगा सभी लोग, और क्लास को लाइक शेयर कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मैंने आप लोगों को कह रखा है कि जिनका भी पेपर कल है तो सुबह में 4 AM आपको याद रखना है। आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो तो आप उसको एक बार जरूर देख लेना। सुबह के 4 AM पर ही हम आपके लिए क्लास ला रहे हैं, ठीक है। देखिए गाय, गाय का लिखा है बछड़ा। मतलब गाय से जो उत्पन्न होते हैं बछड़े होते हैं, छोटा सा जो होता है। तो सुअर से जो उत्पन्न होता है सुअर का बच्चा, उसको क्या बोला जाएगा, तो सुअर के बच्चे को कहा जाता है यहाँ पे पिगलेट। जिस तरीके से गाय के बच्चे को कहा जाता है बछड़ा, उसी तरीके से यहाँ पे आपको संबंध बता देना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित कुट भाषा में कैम्बरा, कैम्बरा को ये लिखा जाता है, ब्रोकन को ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग ये तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं और सबसे इजी भी होते हैं, पर आपको थोड़े बहुत नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पे 242 लाना है हमें, तो सी का कोड होता है 3, ए का कोड होता है 1, एम का कोड होता है 13, ई का कोड होता है 5, आर का कोड होता है 18, फिर ए का कोड होता है 1। ये 19, 19 5 24, 24 और 13, 37 एक 38, 38 और एक 41 हो गया। यहाँ पे लिखा है भाई साहब 242। 141 से हम 242 पे कैसे जाएंगे, कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। स्क्वायर भी करोगे, इसका गुणा भी कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत लॉजिक इसको हटा देंगे और दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। हम इसका अपोजिट निकालेंगे। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स का हम डायरेक्ट कोड लिखते हैं 24। ए का क्या होता है, जेड, तो जेड का होता है 26। एम का एन होता है तो 14 लिखते हैं हम, डायरेक्ट अपोजिट यहाँ पे एन होगा। फिर ई का अपोजिट भी होता है, भी होता है 22 पे तो 22 लिख देते हैं। फिर प्लस ई, ई के बाद से आर, आर 18 पे होता है तो 18 का होता है 9, 9 आदि की आई होता है। फिर प्लस ए का होता है जेड अर्थात 26। अब यहाँ से आप इनको जोड़ लो, देख लो कितना होता है। ये हो गया 50, 50 के बाद से आपका ये हो गया ये जोड़ लो 40,
90, 90 22, 112, 12 9, 121, 121 हुआ है। यहाँ पे कितना लिखा है? 242। अर्थात हमें समझ में आ गया कि इनको अपोजिट करके और 2 से गुणा किया गया है। इनको क्या करो, अपोजिट करो, फिर 2 से गुणा करो। 21 दूना क्या होता है? 142। हम बिल्कुल लॉजिक पता कर लिए तो हम भी अपोजिट करेंगे। सी का अपोजिट एक्स, एक्स मतलब 24। ई का अपोजिट वी, वी मतलब 22। एन का अपोजिट एम, एम मतलब 13। फिर टी, टी का अपोजिट जी मतलब 7। फिर आर, आर का अपोजिट आई, आई मतलब 9। ई का अपोजिट भी, भी मतलब 22। आप इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 22 और 22, 44। 44, 44 के बाद से आप कितना जोड़ोगे? 44 और आप जोड़ लो 44, 7 51, 51 और 24 75। 75 के बाद से आप जोड़ लो 75, 75 और ये 13। 75 और 13, 75 13 कितना हो रहा है आपका? 75 और 13 जब जोड़ते हैं हम लोग तो कितना होता है? 75 पहले 7 जोड़ लेते हैं, 82। 82 और 13, 82 और 13 कितना हो जा रहा है? 95। 95 हो रहा है ना? 95 में 2 से गुणा करेंगे, 190 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसको अपोजिट करो, जोड़ो, फिर गुणा कर लो। बिल्कुल सिंपल तरीका था, थोड़ा सा आपको फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें जिसकी संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय संबंधित है। जैसे हम लोगों को 2 समुच्चय दिया गया और इसी तरीके से इसमें कौन सा समुच्चय है ये हम लोगों को बताना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। इसमें थोड़े से दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। जैसे मैंने देखा बीच वाला अक्षर यहाँ पे बड़ा है, तो 6 और 12 से हमें लाना है बीच। तो 6 और 12 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 6 और 12 कितना होता है? 18। और 18 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36। मुझे तो पता चल गया कि लॉजिक क्या है, पहला और अंतिम को जोड़ो। फिर अगर हम दूसरे पे जाएंगे तो 18 और जो है 9 को जोड़ेंगे तो 18 9 27, और 27 का 2 गुना करेंगे तो 27 दूना 54। ये भी मुझे पता चल गया। अब लॉजिक सिंपल है। 18 और कितना, 28 और 14 कितना होता है? 42। 42 का 2 गुना करेंगे तो 46 नहीं होगा। 26 और 14 40 होता है, 40 का 2 गुना करोगे 84 नहीं होगा, ये भी गलत। 28 और 16 जोड़ोगे कितना होता है? 28 और 16, 28 16 44, 44 का 2 गुना, 28 और 16 44, 44 का 2 गुना 84 नहीं होता, ये भी गलत। अंतिम वाला देखो, 28 और यहाँ पे 14 कितना हो गया? 28 14 42, 42 का 2 गुना 84। हमारा जो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वाला में दिया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा। लिखा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। अब जो है ध्यानपूर्वक आपको देखना है, और कहीं ना कहीं आप जो है ध्यानपूर्वक देखोगे तो ही बन सकता है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों में थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना होता है कि इसका संबंध इससे कैसे है, फिर इसका संबंध इससे कैसे है, फिर उसके बाद से हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे जो है अपना सेम पैटर्न यहाँ पे लगाएंगे तो ये प्रश्न का राइट उत्तर हमें मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो मैंने देखा कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया गया है। एस, एस के बाद से अगर हम एफ पे जाएंगे तो ये तो बिल्कुल ही लॉजिक यहाँ पे नहीं लगने वाला है। अच्छा, इसका लॉजिक हम ई से एफ पे जाएंगे +1, एल के बाद एन लगाया है +2, पी के बाद से एस, पी होता है 16 3 जोड़ दिया है, एम होता है 13 4 17, देख लो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, मतलब 5 फिर 6, इस तरीके से जोड़ा गया। हम भी वही काम कर देंगे। डी होता है 4 पे 4 में 1 जोड़ोगे 5 पे आता है ई, फिर एन होता है 14 2 16 पे आता है पी, मतलब ये दोनों तो बिल्कुल गलत। फिर उसके बाद से आएगा एक्स, क्योंकि एक्स लिखा है 3 जोड़ दिया है, फिर एस भी आ जाएगा 4 जोड़ दिया, फिर 5 हम जोड़ेंगे। किस में 5 जोड़ना है? तो आर में, आर में 5, 18 5 23, 23 पे कौन सा अक्षर आता है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। मैंने देखा जो कॉमन था उसको सेम टू सेम उतार लिया, और जो कॉमन नहीं है उसी को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो आसानी से हमारा जो राइट उत्तर है वो मिल गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा।
कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में इसको जो है ये लिखा जाता है और इसको जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से कहीं ना कहीं आप लॉजिक अपना दौड़ाओ, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, बिल्कुल बिल्कुल जो है आप आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए मैंने देखा मुझसे कहा गया है नाइफ, नाइफ का कोड निकालना है तो नाइफ इसमें दिया गया है, अर्थात जब हमने देखा तो ये ईज से इसको काट लो, ईज दोनों में कॉमन हो गया। फिर ये जो लिखा है शार्प, इसको शार्प से काट दो, नाइफ बचेगा। इधर देख लो ये 4 से 4 कट जाएगा, कॉमन है। फिर ये 8 से 8 कॉमन हो गया, तो इधर बचा है 2 और इधर बचा है नाइफ। तो नाइफ का कोड हमसे पूछा गया था, तो जो कॉमन था उसको हम खत्म कर दिया, जो बच गया वही हमारा राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये क्लास बेनिफिट दे रहा है तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि कल जो पेपर है उसके लिए हम सुबह में 4 AM पर ही आ रहे हैं रामबाण प्रश्नों के साथ। तो आप उस क्लास को बिल्कुल किसी भी हालत में एक बार जरूर देखकर ही एग्जाम हॉल में जाइएगा, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिएगा आपका प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। जो श्रृंखला दिया गया है इसमें हमें अगला जो है संख्या बताना है। देखिए यहाँ से यहाँ पे जाने में अगर हम देखेंगे तो जोड़ने से तो बहुत अधिक संख्या हो रहा है, तो जोड़ने वाला तो यहाँ पे लॉजिक खत्म हो जाएगा। हम जाएंगे गुणा की तरफ, क्यों? क्योंकि संख्या जब भी अधिक श्रृंखला में बढ़ रहा हो तो कभी भी आपको ध्यान देना है कि उसमें लॉजिक जो है गुणा ही लगेगा, या उनके बीच के वर्ग हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ जाना है तो हम क्या करेंगे, 21 में 2 से गुणा करेंगे, 21 दूना 42, 3 से करेंगे तो 21 3 63, और इसमें से क्या कर देंगे हम 3 को माइनस करेंगे, 3 से गुणा और 3 को माइनस किया गया है। फिर यहाँ पे भी 3 से गुणा करोगे तो 60, 180, 180 में से 3 घटा दिया है। फिर यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाया है, 3 से गुणा और 3 माइनस करो, तो ये 3 एकम में 3, 3 8 24 के 4, 3 5 15 और 2 17 के 7, 3 एकम में 3 1 4, यहाँ से 40 आ रहा है। 40 आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। देख लो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 43 में से 3 घटाओगे 40 ही आएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर जो है किसको चुना है, डी को चुना है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है श्रृंखला में रिक्त स्थानों को पूरा करें। श्रृंखला जो दिया गया इसमें जो है रिक्त स्थानों को जो है हमें पूरा करना है, मतलब खाली स्थान जो दिया गया है इसी को हमें फुल अप करना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों के सामने जब भी आता है तो आपको करना क्या है, इसको काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कहीं पे काउंटिंग में गड़बड़ी है क्या भाई साहब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 ही है, 23 हो रहा है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम करते क्या है कि 5 5 का जोड़ा लगाते हैं, मतलब हम यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ तक आते हैं, ई तक जाना है ना, ई तक, ई तक जाना है तो कितना हो जाएगा आपका, अच्छा ये समझो, ये हम देख रहे हैं यहाँ तक आ जाओ। फिर आपको कितना, 2 2 4 2 6 लिया है तो 3 और 3 और 3 6 लिया गया जाएगा, यहाँ तक 6 आ रहा है। फिर 3 और 3 6 रखो, 3 और 3 6 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक। तो अब देख लो, आप भर लो यहाँ से एफ यू, एफ यू, फिर बीच वाला अक्षर क्या है, तीसरा नंबर पे टी, तो यहाँ पे टी आएगा। फिर यू है, फिर आर है, फिर ई है। आप भर लो यहाँ पे भी पहला अक्षर एफ यू टी आर यू, तो आपका पहले भरना है टी, फिर भरना है आर, फिर भरना है एफ, फिर भरना है आर, फिर भरना है यू। तो टी से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये दोनों गलत, टी आर एफ यू, एफ यू, एफ यू के बाद से क्या है, एफ यू होना चाहिए। एफ यू यहाँ पे है, एफ यू यहाँ पे भी है, एफ यू, एफ के बाद यू है ना भाई साहब, टी के बाद यू है ना, टी के बाद यहाँ पे यू हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे गलती हो रहा था ना।
टी के बाद से क्या भरना है, टी के बाद से यू, यू के बाद से आर भरना है आपको। तो यहाँ पे यू आर होना चाहिए, आपका जो है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यू आर होना चाहिए यहाँ पे, यू आर, पहले यू फिर आर, यू आर, फिर एफ के बाद से क्या होना चाहिए, यू, फिर यू होना चाहिए, आर यू, फिर क्या है टी, टी के बाद से क्या है, टी के बाद से आर, टी के बाद से क्या है, टी के बाद से, टी के बाद से यू, डबल यू वाला होना चाहिए, इसमें गलत है, आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, जिसके छह फलक लाल हरा नीला ये सब है, सफेद तक है, रंग का उस रंग का चयन करें जो सफेद रंग के विपरीत फलक पर है। सफेद रंग, सफेद सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे है, और इसी का हमें अपोजिट निकालना है, तो बिल्कुल आसान है। आप पहले समझो कि इन दोनों पासों में कॉमन वैल्यू क्या है। दोनों पासों में जब देखा मैंने, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पीला लाल, पीला लाल यहाँ पे कॉमन है, तो बचा हुआ क्या है, सफेद का अपोजिट हो जाएगा हरा, सफेद सफेद का अपोजिट हो जाएगा हरा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर, आज है आप देखिए मैथ का स्टार्ट हो चुका है, मैथ का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया, अब जो है मैथ के प्रश्नों को कवर करेंगे। सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त हो, ये मैथ के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रहा है लड़कों को, तो ये क्लास करने के बाद से मैथ में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और सुबह में भी जिनका भी पेपर कल है, वो बिल्कुल आप इस क्लास को देखकर ही जाना, 100% आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जितने भी मेरे दोस्त कल एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पे समझते हैं 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 2,420 हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है 2,000 रुपया, और ये हो जा रहा है 2,420 रुपया। हम यहाँ से एक जीरो काट देंगे, दो के पहाड़े में ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 121। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे, मुझे कह रहा है कि कितने वर्षों में, तो 100 जो है क्या होता है, 100 को अगर रूट करोगे, इधर भी रूट करोगे, तो 100 का वर्गमूल 10, और ये होता है 11, मतलब 11 का स्क्वायर लिखा है, ये 10 का स्क्वायर लिखा है। जब स्क्वायर है तो ये कितना वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ। सिंपल तरीका है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 वर्ष का ही तो है। यहाँ पे बिल्कुल आसानी तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ रखा होगा, ठीक है। बाकी आपका जो सिंपल मेथड है उससे भी करोगे तो वही आएगा। दूसरा प्रश्न है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह कितने समय में एक 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब प्रश्न है। सिंपल तरीके से हम अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरे पास देखिए इतना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और इतना मीटर का ट्रेन है, अर्थात दोनों को पार करना पड़ेगा ना, तो हमारा टोटल जो दूरी हो जाएगा ये हो जाएगा 540। क्योंकि देखिए, प्लेटफॉर्म को पार करना है, अर्थात पूरा ट्रेन आपको प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ेगा, तो पूरा ट्रेन की दूरी पार करानी पड़ेगी, तो टोटल दूरी हो जाएगा। और चाल कितना है, 54 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे देखिए किलोमीटर पर घंटा और ये मिनट में है, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये टाइम निकलेगा। अब देखो यहाँ से 18 3 54 हो जाएगा, 3 5 यहाँ पे 3 के पहाड़े में काट दो, कितना हो जाएगा, 3 एकम में 3, 3 8 24, 180, 5 के पहाड़े में 4 चौके 16, 4 5 20, 45 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा कि एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकती है, लेकिन टैंक की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 28 मिनट लगते हैं। छेद भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को समझना होगा। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रश्न को। सबसे पहले एक मान लो टंकी ए है जो टंकी को भर रहा है, एक पाइप ए है जो टंकी को भर रहा है 20 मिनट में, और एक मान लो तली में छेद है पाइप बी जो कि पानी निकाल रहा है 28 मिनट में। हम दोनों से एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा,
इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 7, 4 5, 4 5 20, 20 7 दूना 14, 140 हो रहा है ना, 140 टोटल धारिता 140 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। अब देखिएगा, आप देखिएगा इसने 1 मिनट में कितना भरा 7 यूनिट, और 1 मिनट में ये खाली कितना किया 5। तो बचेगा कितना उस जो है उसमें, तो 7 में से 5 जब निकल जाएगा तो बचेगा 2। तो 2 इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 70 मिनट। 70 मिनट में ये खाली कर देगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर के साथ हो, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया गया, इनका जो है लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे है, तो इन संख्याओं का योग जो है हमें बताना है। सिंपल तरीका है, हम सिंपल तरीके से समझेंगे। 3 और 4 जो है अनुपात में दिया है, तो 3 और 4 जो है हम मान लेते हैं जो है x के फॉर्मेट में। 3 चौका 12 लघुत्तम हो जाएगा, इसने कहा नहीं। इसका जो लॉस है 120 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 10। इसने कहा है भाई साहब, इसने कहा है कि इन संख्याओं का योग, तो 3 और 4 का योग करोगे तो 7x हो जाएगा, तो 7 गुणे 10 कर देंगे तो 7 दहा का 70 जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर प्रश्न देखिए कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के साथ 900 ग्राम वजन का जो है उपयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, बताइएगा। उसका जो वास्तविक लाभ प्रतिशत है वो कितना है। क्वेश्चन आपके सामने 5। जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो 1 केजी है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 1 केजी देने को है, हम दुकानदार हैं तो हम कह रहे हैं भाई साहब आप खरीदोगे तो 1 केजी देंगे, मतलब 1000 ग्राम, पर हम बाटे में कितना दे रहे हैं आपको, 900 ही ग्राम आपको दे रहे हैं। तो हमें यहाँ से कितना का लाभ हुआ, 100 के लाभ हुआ। कितना पे लाभ हुआ, 900 पे। हमने आपको 900 ही दिया था, पर आपको मिला कितना है कहकर 1000 ग्राम। आप तो समझ रहे हो 1000, पर हमने यहाँ पे गलती किया है, 900 ही दिया था, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट खत्म, 11,99 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, 11.11% नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये क्लास 100% है कि आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है, ठीक है। बिल्कुल कल सुबह में भी आपके लिए स्पेशल क्लास आ रहा है, तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इसके फायदे आपको 100% मिलेंगे एग्जाम हॉल में। अब देखिए कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 20 मिनट में, और बी जो है काम को 30 दिनों में कर रहा है। दोनों मिलकर उसी काम को उस काम का 2 गुना भाग कितने दिन में कर लेंगे, ये हमसे पूछा गया। बिल्कुल सिंपल तरीका से हम लगाएंगे यहाँ पे। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 20 के पहाड़ में 20 तिया 60, 30 के पहाड़ में 30 दूना 60, अर्थात 3 2 5 काम करते हैं। इसने कहा काम का दोगुना कराना है, तो 60 का दोगुना करोगे टोटल काम हो जाएगा 120। 120 में 5 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 होगा भाई साहब, 24 होगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, 24 दिन समय लगेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेलन का पाई आर 2 पाई आर एच, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू रख लो 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7 और ऊंचाई है 10। ये 7 से 7 काट दो, 22 दूना 44, एक जीरो लगा दो, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है 8वां। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि जो है 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी प्रश्न होता है, पर इसमें सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। जैसे इसने कहा कि जो है 5 ईयर में जो है कोई सामान, ये जो है कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इधर क्या किया जाता है, इधर जो है पावर लगता है, 2 के पावर 1 है इसलिए 2 एकम में 2, फिर 2 के पावर 2 रखोगे तो 2 दूना का 4 गुना हो जाएगा, फिर 2 के पावर 3 रखोगे तो 2 तियाँ 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 गुना हो जाएगा। और इधर पहाड़ा पढ़ा जाता है, 5 दूना के 10, 10 5 तियाँ 15, 15 वर्षों में जो है 8 गुना हो जाएगा, 15 वर्षों में 8 गुना। आपको क्या करना है, इधर पहाड़ा पढ़ना है 5 का
और इधर घात लगाना है, पहले 2 का पावर 1, फिर 2 के पावर 2, फिर 2 के पावर 3। बहुत सिंपल होता है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 10 वस्तुओं का क्रयमूल्य 15 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है कि जो है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास 20 वस्तु है, इसका सीपी जो है 15 वस्तु के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर सीपी का वैल्यू निकालेंगे तो इस तरफ वाला हो जाएगा सीपी, मतलब 15 सीपी है तो एसपी हमारे पास है 20। तो 15 से 20, अगर 15 रुपया का कोई सामान है और 20 में हम बेच रहे हैं तो हमें लाभ मिलेगा 5 का। कितने पे? 15 पे गुणे हमें करना पड़ेगा 100। 5 के पहाड़े में 3 मंथ में ये हो जाएगा 33.33%। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होने वाला है? मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो है जितने भी आपने क्वेश्चन आज के किए, ये 100% आपको एग्जाम हॉल में देखने वाले हैं, ठीक है। और ये अंतिम क्लास है आज का, अंतिम क्वेश्चन है आज का, इसका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां मैथ का अंतिम क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होने वाला है। और जितने भी मेरे दोस्त अब तक जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सुबह में 4 AM पर ही हम आपके लिए हाजिर होंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, आप सुबह के 4 AM वाली क्लास किसी भी एंगल से मिस मत करना, ठीक है। मिलते हैं सुबह में 4 AM पे, तब तक के लिए धन्यवाद।